पहले हम प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर ऐप से जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी। जी रितु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक, ये टाइपिंग एरर है, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रश्न पूछना चाह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, क्योंकि खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो की ही हत्या करके जो है तुगलक वंश की नींव रखी गई थी। अब बताना है कि किसने रखी थी ये नींव। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां और उबेग खां। आपको बताना है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। रितु का जवाब आया है 42 का बी, बिल्कुल सही रितु, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी, और इसीलिए यहाँ जो है गयासुद्दीन तुगलक डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर उसकी जो उपाधि थी गाजी मलिक वो लिखा हुआ है। तो यही है कि कई बार अगर आप विस्तार से उसके बारे में नहीं पढ़े रहेंगे, बस फैक्ट्स याद रखे रहेंगे, तो कई बार प्रश्न आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि जिसे ये नहीं पता हो कि गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, तो वो हो सकता है इस प्रश्न का गलत जवाब भी दे सके, सॉरी। तो इसका सही क्या है, ऑप्शन ए इज राइट, गयासुद्दीन तुगलक ने रखा था। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा हम करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों के कार्य भी महत्वपूर्ण हैं, और खासकर फिरोज शाह तुगलक ने जो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए थे, बहुत सारे सुधार के कार्य किए थे, बहुत सारे विभागों का निर्माण किया था, बहुत सारे शहरों की स्थापना की थी, तो वो सभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कृषि की समुन्नत, समुन्नत का यानी एकदम उन्नत तरीके, समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी किस पहले शासक ने नहरों का जो है विकास किया था या नहरें खुदवाई थी। अगर तुगलक के समय काल की बात की जाए तो याद रखिएगा 1320 से लेकर 1414 तक जो है इनका शासन रहा था, यहां तक इन्होंने शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन भी इसी वंश ने किया था, ये बात भी याद रखेगा। 43 का जवाब सी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और रजिया बेगम। अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट तरीके से कोई करता तो याद रहे, क्योंकि गुलाम वंश में और खिलजी वंश में हमने सिंचाई के लिए या कृषि विकास के लिए ऐसे कोई प्रमुख कार्य नहीं देखे थे। यहाँ पर देखने को मिला था, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक हो या फिर गयासुद्दीन तुगलक हो, इन्होंने कृषि विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि बलबन, इल्तुतमिश और रजिया बेगम ये तीनों ही शासक का संबंध जो है वो गुलाम वंश से है। तो कई बार जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट पता ही हो उस बारे में, आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से या फिर रिलेट करते हुए, रिकॉल करते हुए स्मार्ट तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। कम टू नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था, यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसे बहुत सारे जो है विषयों का ज्ञान था। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के 4 वंशों के अलग अलग शासकों का नाम दिया हुआ है। बताना है कि सर्वाधिक विषयों का ज्ञान जो था किस शासक को था, जिस विषयों में क्या है, खगोल शास्त्र से, गणित से, आयुर्विज्ञान और अन्य कई विषयों में भी जो है उसे नॉलेज था। रितु का जवाब आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही। एमबीटी जो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसे शॉर्ट में हम एमबीटी कहते हैं, तो उसे जो है बहुत सारे जो है
विषयों का जो था वो नॉलेज था, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिससे इतने सारे विषयों का जो है नॉलेज था। तो ऑप्शन सी इज राइट। रितु, बिल्कुल आपके अभी तक सभी जवाब जो है सही आ रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करके अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही होता है, कई बार सिलेक्शन के और कई प्रोसेस होते हैं, कई कारण होते हैं, बट हाँ अगर आप नॉलेज है तो सफल जरूर होंगे। सफल होने और सरकारी नौकरी उनका संबंध अलग है, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी लेना ही सफल होना है। जी बिल्कुल, अमेजिंग फैक्ट्स। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं मोहम्मद बिन? आज तक तो मैं ये बात में कंफ्यूज हूँ, शायद गर्ल्स हैं। अच्छा, कैसी हैं? मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, यानी मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ किया था? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज और लाहौर। आपको बताना है दिल्ली से कहाँ किया गया था। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था किसने? मुहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मुहम्मद बिन अपने शासनकाल में 5 ऐसे कार्य किया या 5 ऐसे उसने जो है शुरुआत की, उन 5 में वो असफल हुआ था, जिसमें से 2 तो उसके सैन्य अभियानों से संबंधित थे, एक खरसना का बोला जाता है और एक कालिंचर वहां का। लेकिन 3 और कार्य थे, जिसमें से एक था उसका राजधानी का स्थानांतरित करना, दिल्ली से दौलताबाद करना, क्योंकि उसे लगा था दौलताबाद केंद्र में है तो वो केंद्र में रहते हुए शासन को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल पाएगा, पर वो नहीं हो पाया था। दूसरा उसने जो किया था सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, वो भी असफल रहा, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा जो है वो क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे जो है नकली सिक्के बनाए जाने लगे और लोग कर के रूप में नकली सिक्के देने लगे, वो एक असफल हुआ था। और एक दोआब क्षेत्र में, दोआब जानते हैं 2 नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं, तो दोआब में जो कर में वृद्धि किया था वो भी असफल रहा था। तो उसके द्वारा लिए गए 5 निर्णय कहीं ना कहीं जो थे असफल थे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत सही, दिल्ली से दौलताबाद किया था राजधानी। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सर्वप्रथम, ध्यान से देखिएगा, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 3 जो है दिल्ली सल्तनत के शासक हैं और एक मुगलों का शासक है। आपको बताना है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जो है किसने जारी किया था? सांकेतिक मुद्रा जो है चांदी के मुद्रों के बराबर उसको मान रखा गया था, और वो मुद्रा जो था वो तांबे और अन्य धातुओं से यानी मिश्र धातुओं से बना हुआ वो सिक्का था, जिसे चांदी के बराबर मान्य दिया गया था। लेकिन कई टकसालों द्वारा नकली सिक्के जारी किए जाने से वो असफल हो गया था। 46 का आंसर रितु की तरफ से पहली बार डी आया, बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन तुगलक। और अभी जस्ट पहले हमने इस बात पे चर्चा भी की थी कि सांकेतिक मुद्रा जारी करने के तहत भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक असफल ही रहा था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक। कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, आपको स्टेटमेंट में बताना है, विचार करना है। स्टेटमेंट पहला है, यहां पर याद रखेगा कथन और कारण 2 हैं, एक कथन है और एक कारण दिया हुआ है। बिल्कुल सही आपका भी जवाब है। मुहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। यही होता है प्रतीकात्मक मुद्रा कि जब गूगल ट्रांसलेट होता है तो कई बार वर्ड्स मिस्टेक आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। तो जो मुद्रा, प्रतीकात्मक मुद्रा प्रचलन में लाया था, यहाँ योजना नहीं बल्कि वो प्रचलित किया गया था, असफल सिद्ध हुई। कारण बोला जा रहा है कि इसलिए असफल हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो है अपने मुद्रा निर्गमन पे सही नियंत्रण न होने के कारण ये जो प्रतीकात्मक मुद्रा प्रचलन लाया गया था असफल हुआ था? जी बिल्कुल सही है, कथन और कारण न एक दूसरे पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सही बैठ रहे हैं, क्योंकि यही कारण था कि जब उसका नियंत्रण नहीं हो पाया तो बहुत जगह नकली सिक्के उसी तरह जारी किए जाने लगे और कर के रूप में दिया जाने लगा। इससे जो है वहां के शासक को बहुत सा नुकसान हुआ था। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज राइट, दोनों सही है। और साथ ही ए जो है
ए और आर सही है। एक मिनट, ये यहां से होना चाहिए था। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये नीचे से होना चाहिए था ऑप्शन बी वाला, बी और वो आर व्याख्या नहीं कर पा रहा है, और बाकी आपको पता है यहाँ होना चाहिए ए आर सही व्याख्या है ए की, तो ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? ये भी एक फेमस जो है वो क्या बोलते हैं यात्री था। आपको बताना है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और महमूद गजनी, किसके काल में जो है ये आया था? अफ्रीका का था। याद रखिएगा इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो रेहला थी, रेहला। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, काजी नियुक्त। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा एक पॉइंट और, कि इसे चीन में दूत बनाकर भेजा था। दो बातें जो हैं आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक के बिल्कुल सही जवाब है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? डाक व्यवस्था संचार के लिए बहुत, एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, खबरों को पहुंचाने के लिए सबसे पहले डाक व्यवस्था ही शुरू की गई थी, जिसमें पत्रों के माध्यम से जो है खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता था। तो पूछा जा रहा है कि किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है? अमीर खुसरो, किसने सल्तनत काल में, सॉरी अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, सुल्तान ने, जियाउद्दीन बर्नी ने? तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता के ही यात्रा वृतांत में जो है हमें डाक, या इसकी रचना में जो है हमें डाक व्यवस्था की जो है जानकारी सही से मिलती है। 49 का बी बिल्कुल सही है आपका जवाब, इब्न बतूता है। कम टू नेक्स्ट, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा, यानी किस शासक की मृत्यु पर बदायूनी द्वारा कहा गया कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये बहुत ही जो है प्रचलित स्टेटमेंट था, काफी फेमस स्टेटमेंट है ये। तो किसके बारे में? क्या अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही ये बात कहा गया था। अक्षय और इलाक्षी, आप दोनों का भी जवाब बिल्कुल सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इज राइट, इसके बारे में ही कहा गया था कि जो है कि सुल्तान को जो है जनता से और प्रजा को जो है सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसने जो 5 शुरू निर्णय किए थे, 5 असफल हो गए थे इसलिए, और फिर ये जब लौट रहा था 1312 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। थट्टा जाते हुए वो लौट रहा था तो वहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, तभी ये कहा गया था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? यानी बेरोजगारी को देखते हुए किस शासक ने रोजगार के लिए जो है एक अलग से विभाग शुरू किया था? आपको बताना है, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो जब विभागों की बात की जाए तो याद रखिएगा सर्वाधिक विभाग जो है, सर्वाधिक विभाग शुरू किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय। कुछ विभाग अलग अलग शासकों ने भी शुरू किए थे, लेकिन बहुत सारे विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। जैसे दासों के लिए अस्पताल फिर अलग से बनवाया था, फिर भवन निर्माण के लिए अलग से विभाग, क्योंकि बहुत सारे नए शहरों की जो है नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, तो इसी ने शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है ये बेरोजगारों के लिए जो है रोजगार कार्यालय शुरू किया गया था। 51 का बी नहीं बल्कि 51 का डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रोजगार के लिए नहीं कार्य किए थे, याद रखिएगा, उसने अस्थाई सेना रखी थी, नकद वेतन दिया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई थी, पर उन्होंने रोजगार के लिए ऐसे कार्य नहीं किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इलाक्षी। कम टू नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो लोक निर्माण वही बात है फिर,
तो फिरोज शाह तुगलक ने वहां पहले बेरोजगारों के लिए, फिर नए नए शहर बसाने के लिए लोक निर्माण विभाग जो बनाया गया था वो भी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक ने। और याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहापुर, फैजापुर, जौनपुर और कई शहरों का, हिसार जैसे कई शहरों का जो है निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व, ये सिंचाई पर लगने वाला एक कर होता है जिसे हक ए सर्व कहते हैं, अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। देखिए अगर प्रश्न कभी भी ये पूछा जाए आपसे कि कौन सा पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने जो है सिंचाई के लिए नहरों की खुदवाई की थी या नहर बनाना या नहरों का विकास किया, तो आपका जवाब हमेशा होगा गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने ही पहली बार जो है नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। लेकिन सर्वाधिक नहर पूछा जाए तो ये याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया, या नहरों पर जो कर लगवाया गया था तो ये काम किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही किया था। हक ए सर्व ये सिंचाई पर, क्योंकि फसलों को सही उपजाऊ बनाने के लिए टाइम टाइम पे सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, जैसे अच्छे बीज जरूरी होते हैं, कुछ उर्वरक। अब उस टाइम में तो उर्वरकों का प्रयोग होता नहीं था, तो क्या था, बीज अच्छे होने चाहिए, सिंचाई समय समय पे मिलना चाहिए था, भूमि जो है अच्छी होनी चाहिए, तो फसलें उपजाऊ होंगी। उस समय याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी ऋण शुरू की थी। तकावी ऋण किसके लिए था, कृषकों को दिया जाता था, उनको अच्छी फसलों के लिए पहले ऋण मुहैया कराया जाता था, और वो ऋण बीज के लिए, हलों के लिए जो दिया जाता था सोंधर ऋण कहलाता था। तकावी ऋण की शुरुआत जो की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। उस टाइम वैसे ही इतनी शादियां राजा करते थे, मैरिज ब्यूरो की कोई जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही शादियां हो जाती थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अब देखो जजिया कर का इतिहास बड़ा रोचक है। आप जानते हैं कि जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला एक कर है। जैसे कि 4 तरह के कर हम पढ़ते हैं इन समय काल में, जैसे जकात, जजिया, उस्र और एक और कर होता है, एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें 2 हिंदुओं पर लगता था और 2 मुसलमानों पे, जिसमें से एक तो युद्ध से होता था, लूटा हुआ माल पे कर लगता था, जजिया जकात एक कुछ धार्मिक। तो जजिया जो कर लगता था ये गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था। तो इसकी शुरुआत जैसे ईरान वगैरह वाले क्षेत्रों में पहले की गई थी, और वहाँ जो हुआ था, यहाँ पर होता क्या था कि जो यहूदी थे या फिर जो ईसाई थे उन पर लगाया जाता था। सबसे पहले जजिया कर जो लगाया गया था वो यहूदियों पर लगाया गया था, ईसाइयों पर लगाया गया था, पारसियों पर लगाया गया था। लेकिन जब भारत में आए मुस्लिम तो भारत में हिंदुओं पर लगाया गया ये कर। जब मोहम्मद बिन कासिम, याद करिए 712 ईस्वी, जब हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं तो हम अरब और तुर्क के आक्रमण पढ़ते हैं, अरबी और तुर्क आक्रमण। तो अरब से ही शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं अरब जो कंट्रीज हैं वहां से शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं जो है जजिया कर की। पहले क्या, जी बिल्कुल रितु, हाँ आपने चारों जो वो बताए हैं बिल्कुल सही है, जकात, जजिया, खुम्स और खराज, बहुत सही रितु। तो जो कर शुरुआत हुई अरब कंट्री से शुरू होते होते जो है, यानी मिडिल ईस्ट वगैरह में पहले थी, और मिडिल ईस्ट में किन पे लगाया जाता था, वो किस पे, गैर मुसलमानों पे। उसमें भी शुरुआती में जो यहूदी थे या फारसी थे तो उन पे। जब ये इंडिया में आए तो सबसे पहले इन्होंने हिंदुओं पर लगाना शुरू किया, और किया किसने, तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो ये हिंदुओं पर जो है जजिया कर लगाता है। लेकिन जजिया कर में उस समय ब्राह्मण या फिर जो दिव्यांग लोग होते थे उन्हें माफी होती थी, या फिर स्त्री जो होती थी या फिर बच्चे होते थे वो लोग जो है इस कर से मुक्त होते थे। फिर जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो ये क्या करता है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगा देता है। बलबन
के समय भी हम जजिया कर को देखते हैं, लेकिन जब ये फिरोज शाह तुगलक बनता है तो ये ब्राह्मणों पर जो है पहली बार जजिया, यहाँ पूछा भी क्या गया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिर आगे हम देखते हैं अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर देता है। अकबर से पहले सिकंदर लोदी के समय भी जजिया कर का प्रचलन था, वहां भी हम जजिया कर को पढ़ते हैं सिकंदर लोदी के समय। अकबर समाप्त कर देता है, फिर औरंगजेब क्या करता है, पुनः जजिया कर लगा देता है। उसके बाद में भी एक दो जो उत्तर मुगल शासक रहे थे, एक दो उन्होंने भी कुछ समय के लिए है जजिया कर लगाया और हटाया था, पर मुख्यतः जजिया कर में जो शासक माने जाते हैं उसमें याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे पहली बार जजिया कर लगाया, मुगलों में पहली बार अकबर ने जजिया कर लगाया और औरंगजेब ने समाप्त किया था। ये कुछ पॉइंट्स जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, इसकी चर्चा हो चुकी है, सॉरी ऐप की क्लास में हुई है तो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ही टोपरा, हरियाणा और मेरठ यहां से जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली में मंगवाया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। गुड इवनिंग एलेक्स। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। क्यों बनाया गया था उसे, उसकी वजह जो थी इसलिए बनाया गया था क्योंकि मान लीजिए कि किसी हिंदू को फारसी भाषा जो है, उर्दू भाषा नहीं समझ आता, तो वो क्या है, वो मुसलमानों सुनी सुनाई बातों पर मुसलमानों के बारे में बुरा ही सोचेगा, हाँ ऐसे होते हैं। ठीक वैसे ही मान लीजिए मुसलमान है, उसे हिंदी इतनी समझ में नहीं आती, तो वो समझेगा क्या कि हिंदू जो है, हिंदू के बारे में जो कुछ भी अफवाहें फैली हुई है या मुसलमानों के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में, तो वो एक दूसरे के प्रति गलत ही। तो जब क्या होगा, अपनी अपनी जिनकी अपनी भाषा है उस भाषा में अगर वो उन पुस्तकों को पढ़ेंगे, उन रचनाओं के बारे में जानेंगे, तो उन्हें उनके धर्म के बारे में सही जानकारी मिलेगी। और इसी वजह से जो है ये अनुवाद विभाग, तो मैंने पहले ही कहा कि सर्वाधिक विभागों का निर्माण जो किसने करवाया था, तुगलकों में फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका भी जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट। गुड इवनिंग अनंत। उसके अलावा याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि से संबंधित एक विभाग बनवाया था जिसे कि दीवान ए कोही कहा जाता था। बलबन के समय भी हमें कई विभाग, सैन्य विभाग या कुछ ऐसे विभाग हैं जो पढ़ने को मिलते हैं, तो ये सभी याद रख लीजिएगा। जैसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन कौन से विभाग किस नाम से बनाए गए वो सब याद रखिएगा। जैसे खैरात, दान देने को, दीवान ए खैरात क्या हुआ, दान देना। हम कहते हैं ना कोई किसी बात पे कि खैरात में थोड़ी मिल रहा है, यानी फ्री में थोड़ी मिल रहा है, तो वैसे ही दीवान ए खैरात क्या हो जाएगा, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दासों के लिए बनवाया गया। वैसे ही बेरोजगारी से बना हुआ, बेरोजगारी तो रोजगार के लिए बनवाया गया। लोक निर्माण, भवनों के निर्माण के लिए, शहरों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, जो मुस्लिम या जाते हैं हज यात्रा पे, जैसे कि हिंदुओं के अपने तीर्थ यात्रा होते हैं, वैसे मुस्लिमों में सबसे फेमस जो है मक्का मदीना हज यात्रा होती है। तो हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब। तो इसमें भी याद रखिएगा हज की यात्रा सर्वप्रथम जिस भारतीय शासक ने किया था या सुल्तान ने वो किया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वंशों का क्रम दिल्ली पर शासन किया, ये बहुत इजी प्रश्न है। खिलजी, लोदी, सैयद। सैयद वैसे रियल में ऐसे होना चाहिए, सैयद और गुलाम, इसमें इजी है। गुलाम आया था, गुलाम के पश्चात खिलजी आया था, खिलजी के पश्चात कुछ समय तुगलक रहा,
तुगलक सबसे अधिक कुछ समय नहीं बल्कि रहा, उसके बाद सैयद रहा, सैयद के बाद लोदी रहा। तो यहाँ पर तुगलक तो दिया नहीं है, तो हमारा क्रम क्या होगा, 4-1-3-2। अब देखते हैं 4-1 ही में शुरू में है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। मान लो बाकी का नहीं पता हो, सिर्फ ये पता हो कि गुलाम वंश सबसे पहले हुआ था, जो दास और ममलुक वंश भी कहलाया, तो उससे भी आप सही जवाब जो है दे सकते थे। इनके शासनकाल की अगर मैं बात कर लूं तो गुलाम वंश का था 1206 से 1290 तक। खिलजी ने शासन किया 1290 से 1320। इन्होंने किया 1320 से 1414। सैयद ने किया 1414 से 1451 और लोदी ने किया 1451 से 1526। यानी कि 320 वर्षों में 5 वंशों ने जो है शासन किया था। कम टू नेक्स्ट। अपनी मुद्रा विजय, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, मदुरा नहीं है, मथुरा है। अपनी मथुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? अपने पिता का ही जो है पिता, सॉरी मैं बोल दी, पति के बारे में किसने किया था? भारती गंगा देवी बरदम्बिका वज्जिका। तो याद रखिएगा गंगा देवी। ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये। तो उन्होंने गंगा, ये अपने पति का नाम शायद सवल था, कुमार सवल नाम था, उन्हीं का वर्णन की थी ये। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? क्या 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता? आप सभी जानते हैं कि 8 तेलुगु जो कवि थे कृष्ण देव राय के दरबार में, वो किस नाम से जाने जाते थे? अष्टदिग्गज। वैसे ही शिवाजी के दरबार में भी थे, अष्टप्रधान कहलाते थे। और कालिदास सॉरी अकबर के दरबार में कौन थे? नवरत्न। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, यानी कि विक्रमादित्य जो था गुप्त शासक, उसके दरबार में भी नवरत्न थे। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपको कम से कम पता होने चाहिए। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था कब? देवराय प्रथम के समय, देवराय द्वितीय के समय, कृष्णदेव या वीर विजय के समय? आपको बताना है अब्दुल रजाक। जी बिल्कुल, अक्षय का जवाब सही है, देवराय द्वितीय के। कम टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? यानी तेलुगु में महाभारत का जो है अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? कंबन, कुट्टन, ननय और टिक्कन। आपको बताना है 1 2 2 3 3 4 4 1, तो याद रखिएगा इन दोनों ने किया था। ऑप्शन सी, नयन और टिक्कन जो थे, इन दोनों ने महाभारत का तेलुगु में जो है अनुवाद किया था। किसी भी प्रमुख रचना की कई भाषाओं में जो है वो अनुवाद कराए जाते हैं, ताकि प्रत्येक जो उस भाषा को समझने वाले व्यक्ति हैं उसे पढ़ सकें। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। परमार राजाओं का, सतवाहन राजाओं का, विजयनगर का, वकाटक। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का प्राप्त था, भाष्यकार जो थे उन्हें प्राप्त था। जी बिल्कुल, आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसके राजारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव, कुलोतुंग प्रथम और राजराय प्रथम। आपको बताना है किसके जो है वो गुजर चुके हैं 500 से अधिक साल। तो कृष्णदेव राय, इनके समय काल को, ये कब का पूछा हुआ? ये बहुत पुराना पूछा हुआ प्रश्न है, 2008 का प्रश्न है, क्योंकि ये काफी पुराना पूछा हुआ जो है प्रश्न है,
क्योंकि ये 509 ईस्वी में था, इसलिए उस टाइम पूछा गया होगा, हो सकता है आसपास। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी, विजयनगर बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा के संयुक्त सेना के बीच, या शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं के मध्य दो ही प्रमुख युद्ध हुए हैं। कौन से? एक तो चौसा का युद्ध, एक कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 और 1540। तो सबसे पहले हमने इसे हटा लिया। अकबर और मालवा से कोई संबंध नहीं है तालीकोटा के युद्ध का, क्योंकि ये हुआ था 1565 के, और इसमें जो हुआ था, क्या ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि विजयनगर, इसके अलावा कर्नाटक में जो बीजापुर, फिर अहमदनगर झारखंड और गोलकुंडा, इनकी संयुक्त सेनाओं द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इनकी हार हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? सिंपल भाषा में कहा जाए तो पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो थी क्या थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। आपको बताना है कौन सी जो है बिल्कुल सही, और इसका जवाब जो है आप सभी की तरफ से ही आना चाहिए कि बहुत इजी प्रश्न है। प्राचीन राजधानी जो है विजयनगर की कहाँ पर है? कर्नाटक में है। विजयनगर की जो वर्तमान राजधानी है वो कहाँ है, बताना आप सभी को है। सिक्सटी 66 का जवाब, बहुत इजी प्रश्न है। गोलकुंडा प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे, ध्यान से। हम्पी